तो हेलो दोस्तों। तो हमने खूब सारी ज्योग्राफी पढ़ रखी है पहले से, है ना। पर आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ग्लोब के बारे में सीखते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। हालांकि पहले भी पढ़ा है पर फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर समझ लेते हैं। थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें बेटर समझ में आ जाए, क्योंकि पहले मैंने जब पढ़ाया था तो शायद मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया था और उसमें उतना क्लियर आता नहीं था। इस पर थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी आती हुई है ना पहले से। तो इस पे समझने का प्रयास करते हैं ग्लोब के बारे में, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, कैसे किसी जगह की पोजीशन को हम डिटरमाइन करते हैं आसानी से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से। ये डिग्री विग्री कहाँ से आ जाती है ना, ये नॉर्थ साउथ क्या है, पोल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इक्वेटर, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम आज जो है समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए सर्कल बना है, ये अर्थ है, ठीक है। मान लीजिए, मत मानो मत मानिए, लेकिन ये अर्थ है। उतना अच्छा सर्कल नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। अब अर्थ है तो अर्थ आप सभी को पता है क्या, एक ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व करना मतलब परिक्रमा लगाना, है ना। और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर, एक्सिस मतलब धुरी, अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है। मतलब कोई गेंद है वो ऐसे रोटेट भी कर रही है और रोटेट करते 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 सन के अराउंड चक्कर भी लगा रही है। तो ये होता है सन का सिस्टम। सन का क्या, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, तो उन सब का जो है यही सिस्टम है। वो खुद के एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं और अपने ऑर्बिट में, यानी कि जो एक ऑर्बिट मतलब वही उनका रास्ता, जिस रास्ते पर वो चलते हैं, परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर, है ना। तो अब बात आती है कि इसका असली शेप क्या, ये पूरी तरह से गोला है धरती? नहीं, धरती पूरी तरह से गोला हम नहीं कह सकते। गोला तो मतलब सब तरफ से एकदम बराबर, है ना। लेकिन इसके शेप में एक एनोमली क्या है कि ये जो है, ये ऊपर से, जैसे आप कोई गोल बैलून लीजिए या बॉल लीजिए, है ना, जो थोड़ा सा दब जाती हो, प्रेस हो जाती हो, और उसको दो तरफ से आप हल्का सा दबा दीजिए, हल्का सा दबा दीजिए। तो दोनों तरफ से मतलब अपोजिट पॉइंट से दबाइए, तो क्या होगा, ऊपर की और नीचे की जहां पे दबाव दिया है आपने, वहां पर थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। वो जो सर्कुलर पोर्शन है वो फ्लैट हो जाएगा, और दबाव देने के कारण जो बीच का पोर्शन है वो बल्ज आउट हो जाएगा। बल्ज आउट मतलब बाहर की तरफ निकल आएगा। ऐसे दबाया बॉल को, ऊपर तो फ्लैट हो गया, नीचे फ्लैट हो गया, और बीच में बल्ज आउट हो गया। तो ऐसा शेप है हमारी धरती का। और इस शेप के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है हमारी ज्योग्राफी में, जियोइड। जियोइड मतलब कि हमारी धरती है वो जियोइड शेप की है। अब इतना समझ में आया। तो हमारी अर्थ रोटेट भी करती है, यानी अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है, और रेवोल्यूशन भी करती है अपने ऑर्बिट में। अब बात आती है कि रेवोल्यूशन तो करती है, पर क्या ये ऐसे सीधे सीधे मतलब रिवॉल्व करती है? नहीं, हमारी अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्ट रहती है। टिल्ट मतलब झुकी हुई रहती है। मतलब मान लिया ये अर्थ है, अर्थ है, ये है एक्सिस, एक्सिस। तो ये ऐसे नहीं है, एक्सिस मतलब ये लंबा लंबा नहीं है, ये नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, नहीं। हमारी अर्थ हल्का सा झुकी रहती है। किस पे भाई? झुकाव के लिए। स्फेयर में हम झुकाव कैसे बता दें? झुकाव के लिए कुछ समझना पड़ेगा ना, कोई एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। स्फेयर तो जैसे सिलेंडर है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये झुका हुआ, किधर, ऐसे झुक गया, है ना, ऐसे झुक गया। पर स्फेयर यानी गोला गेंद में हम क्या बताते कि किधर को झुक गया? बताने का तरीका है, हर चीज स्टैंडर्ड मान के ही की जाती है। तो मान लिया ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ये लाइन क्या है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ऑर्बिट को। अब कहेंगे आप ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट कुछ नहीं है, वो रास्ता है जिसपे अर्थ परिक्रमा करती है सूर्य की। मतलब ये वो ऑर्बिट है, ये वो रास्ता है जिसपे अर्थ चारों तरफ रिवॉल्व करती है सूर्य के। तो ऑर्बिट आप समझ गए। अब ऑर्बिट पे बात आती, क्या अर्थ मतलब एकदम सीधा होती है, मतलब ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमारी अर्थ है, ये अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा टिल्ट रहती है, अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा टिल्ट रहती है। कैसे निकालेंगे कितना झुकी हुई? टिल्ट मतलब झुकी हुई रहती है। अब कितना झुकी हुई रहती है या कितने, अब झुकाव है तो कोई यूनिट होगी ना, जैसे लंबाई है तो मीटर में नापते हो, भार है तो किलोग्राम में। वैसे झुकाव की यूनिट क्या है? डिग्री में नापते हैं हम लोग, मतलब कितना डिग्री झुकी हुई है। तो कैसे बताएं या क्या स्टैंडर्ड माने? जैसे कोई गोल चीज है तो उसमें ये बताना कि वो झुकी हुई है, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। जैसे गोल चीज है उसको किधर भी ऐसे घुमा दो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो किधर को झुकी हुई है? तो उसके लिए हमको स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। स्टैंडर्ड हम किसको मानते हैं? दो चीजों को। पहला तो ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट, इसके माध्यम से हम बता सकते हैं। और दूसरी एक और चीज हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इस ऑर्बिट पे एक 90 डिग्री का
लाइन 90 डिग्री की परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं ना, परपेंडिकुलर हमने इस पे ड्रॉ कर दी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री होगा, दिख रहा है सबको है ना। इसके बाद बात आती कितना झुकी हुई है, तो यहां से ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ पोल हमारा कहलाता है, और यहां से अगर इसके जस्ट अपोजिट में जाओ नॉर्थ पोल के, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा साउथ पोल कहलाता है। तो अब आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाँ अर्थ टिल्ट है, मतलब जिस रास्ते पर वो चलती है अगर उसको कंसीडर किया जाए और इस 90 डिग्री वाली लाइन को कंसीडर किया जाए तो हाँ अर्थ हमारी हल्का सा टिल्ट है। अब टिल्ट है तो कितना टिल्ट है, तो ये जो ये लाइन है इस मतलब जो ये टिल्ट एक्सिस है या इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। असल में ऐसी कोई लाइन नहीं बनी, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये डॉटेड लाइन असल में हमारी धरती पर, ऐसा कुछ नहीं, पर ये इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम मैथमेटिकल तौर पर या ज्योग्राफिकल तौर पर कंसीडर करते हैं। तो ये जो लाइन है या इसी को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ। एक्सिस ऑफ द अर्थ मतलब यही अर्थ का एक्सिस है। ये इस ऑर्बिट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, इस ऑर्बिट के साथ ये 66.5 डिग्री का यानी 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एक्सिस ऑफ द अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ, अपने ऑर्बिटल प्लेन का मतलब वही प्लेन जिसमें वो मूव करती है या वो रास्ता जिसमें वो मूव करती है, इसके साथ ये 66.5 डिग्री का, और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा की थी ऑर्बिट पे इसके साथ ये 23.5 डिग्री का मतलब 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल एक्सिस और इस परपेंडिकुलर के बीच 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपसे पूछता है जैसे कि अर्थ कितना डिग्री झुकी हुई है, तो आप ये 66.5 डिग्री नहीं बताएंगे। जब वो स्पेशली कहे पूछे कि ऑर्बिट से या ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ को अगर कंसीडर करें कितना झुकी हुई है या टिल्ट एक्सिस टिल्ट एंगल कितना है, तो आप बताएंगे 66.5 डिग्री। पर अगर बताता है कि अर्थ कितने डिग्री टिल्ट है, हमको डायरेक्ट पूछ रहा, तो हम बताएंगे कि 23.5 डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। ठीक है, परपेंडिकुलर से। अब बात आती है, ये तो आपको समझ में आया होगा कि झुकी हुई, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये भी पता है आपको कि अर्थ मतलब जैसे कोई गोला है इसको हल्का दबा दो, मतलब ये नॉर्थ पोल पे फ्लैट है। कोई गोले को दबाओगे दो अपोजिट पॉइंट पे तो वहां पे तो फ्लैट हो जाएंगे, बीच में बल्ज आउट हो जाएंगे, मतलब वो गोला बीच में बाहर की तरफ निकल आएगा, उभार। ऐसे दबाया तो ऊपर फ्लैट, नीचे फ्लैट और बीच में बल्ज आउट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो अब इसके बाद क्या बात आती है, अच्छा ये बात आपको समय पता ही होगी, सब छोटी छोटी चीजें, कि अर्थ कितने टाइम में सन का रेवोल्यूशन यानी कि सन के अराउंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, कितने टाइम में रेवोल्यूशन, 1 साल में। अब 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, पर 365 दिन नहीं होते हैं, 365 दिन नहीं लगते हैं, 365 प्लस 1/4 दिन लगते हैं, 365 दिन प्लस 1/4 दिन, और 1/4 दिन का क्या मतलब हुआ, एक दिन में 24 घंटे, तो 1/4 दिन में 24/4 यानी कि 6 घंटे, यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। छोटी सी बात। अब यही 24 दिन यही जो 6 घंटे हैं या यही 1/4 जो दिन है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और सीधा फरवरी मंथ में जोड़ देते हैं एज 1 डे एक्स्ट्रा। इसीलिए लीप ईयर में 4 साल बाद, हर 4 साल बाद एक दिन जुड़ जाता है। यही जो 6 घंटे का समय होता है, 6 4 24, वही एक 24 घंटे का एक्स्ट्रा एक डे बना देता है, फरवरी में 29 दिन की हो जाती है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जो भी सन हो या जो भी ईयर हो उसको 4 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो लीप ईयर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये अपने एक्सिस पे भी तो रिवॉल्व मतलब रोटेट कर रही है, बिल्कुल रोटेट कर रही है। कितना समय लगता है, 24 घंटे कुछ मिनट लगते हैं इसको, 24 घंटे कुछ मिनट लगते हैं, मिनट मुझे नहीं याद है इसके लिए क्षमा चाहूंगा, पर 24 घंटे कुछ मिनट लगते हैं इसको अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। अच्छा, अब बात जैसे बहुत बड़ी बात आती है, बहुत बड़ी और बहुत छोटी सी बात, क्या कि सीजन्स कैसे बदलते हैं, यही सब तो हमें समझना है कि सीजन्स कैसे बदलते हैं, कैसे कहीं पे दिन होता है, इंडिया में दिन है, ऑस्ट्रेलिया में रात है, या इंडियन दिन अमेरिका में रात, ये सब कैसे परिवर्तन आ जाता है। या जब हमारे यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब ऊपरी वाले गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिन हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में रात हो रही है, या ऊपर ठंडी नीचे सर्दी, ये सब कैसे। तो ये जो झुकाव है, ये धरती का जो झुकाव है, इसी के कारण ये सब चीजें होती हैं, इसी के कारण ये सब चीजें होती हैं। पहली चीज तो इसका अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करना, एक फैक्टर ये। दूसरा चीज इसका ये जो झुके रहना पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, ये झुकाव बदलता नहीं है,
ये झुकाव बदलता नहीं है। मतलब मान लिया ये सन है, ये सन है, ये मुट्ठी मेरी, ठीक है, और ये मुट्ठी मेरी हो गई ग्रीन, ये जिसमें मैंने मार्कर रखा ये अर्थ, ग्रीन प्लैनेट है तो ग्रीन मार्कर, ठीक। तो ये अर्थ जब इसके अराउंड रोटेट करेगी या एक्सिस, क्योंकि भाई ऐसे है ना, एक्सिस मतलब टिल्ट है हल्का सा 23.5 डिग्री, तो ये जब रोटेट करेगी तो ये नहीं करिएगा कि ये ऐसे रोटेट कर रही है भाई पर्टिकुलर दिशा में, देख लीजिए मार्कर का पॉइंटर है ऊपर की तरफ, तो ये ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद ये ऐसे हो जाए। जब ये रोटेट करेगी तो ये पूरे रेवोल्यूशन के टाइम इसका ये जो दिशा है ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, मतलब ये ऐसे ही टिल्ट रहेगी। तो मतलब एक दिशा में ही टिल्ट रहती है, और यही यूनिकनेस यहाँ पे सीजन्स को कॉज करती है, डे एंड नाइट का अलग अलग, गर्मी कहीं ज्यादा कहीं कम, किसी देश में बहुत गर्मी, हमेशा गर्मी हो रही है, तो ये सब कारण इसीलिए होता है ना। अब बात आती, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, क्रिसमस कब मनाया जाता है? क्रिसमस सोचने पर आपके दिमाग में क्या आता है? आप जब क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सेंटा क्लॉज आता होगा, ठंडे ठंडे कपड़े आते होंगे, है ना, बढ़िया बर्फ गिर रही है एकदम, इस तरह की चीजें दिमाग में आती हैं। मतलब कि ठंडे सीजन में हम क्रिसमस मनाते हैं दिसंबर में, 25 दिसंबर को। पर यही क्रिसमस जो अब हमारे यहाँ भयंकर जाड़ा हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारी कंट्री कहाँ है? हमारी कंट्री उत्तरी गोलार्ध में है। अभी बताता हूँ उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यही जो क्रिसमस है उस समय वहां भयंकर गर्मी हो रही होती है। ऑस्ट्रेलिया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उस समय जब वहां क्रिसमस मनाते हैं तो वहां भयंकर गर्मी हो रही होती है। अब देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है भैया ये सब, इसको भी देख लेते हैं ना एक बार। अब इस लाइन को हटा देता हूं, ये हमारा जो ऑर्बिटल प्लेन था, अब इसको ना कंसीडर करना, उसको हटा देते हैं, वो समझने के लिए था, अब आगे समझने के लिए है। ये सब इमेजिनरी हमने अपनी कंसीडरेशन के लिए, हमने अपने हमारे मतलब कि हमको आसानी हो सके चीजों को समझने के लिए, इसके लिए हमने ये सब इन्वेंट किया है। मतलब ये लाइंस दुनिया भर की जो ड्रॉ कर दी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साइंस क्या है? साइंस मतलब चीजों को आप सिंप्लीफाई कर सके, रूल के माध्यम से चीजों में आप कोरिलेट कर सके कि ये यहाँ ऐसा होता है तो मतलब वहां भी ऐसा ही होता होगा, भले आप वहां गए ना हो, है ना, यही है साइंस। अब बात आती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है ना। ये है हमारी अर्थ, ठीक है। तो पहले क्या होता था, मतलब कहीं भी जाना है जैसे, तो हमको वहां की एड्रेस पता करने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन बाद में जब से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आविष्कार हुआ, जब से इन कॉन्सेप्ट को लाया गया, किसी जगह की पोजीशन को, उसके एड्रेस को डिटरमाइन करना बहुत ही इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, कैसे आसान हो गया? तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या? पहली बात कि किसी जगह की पोजीशन को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आपको एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक पॉइंट की। अच्छा, पॉइंट की कौन सी? ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, दो लाइन इंटरसेक्ट करी तो ये पॉइंट मिला। पॉइंट तो अब ये मत कह देना कि लाइन पूरी पॉइंट से ही मिलके बनी, मैथ वाला बताने लगो, है ना। पॉइंट मतलब वो जहां पे वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही, उस पॉइंट की बात हो रही। इसी पॉइंट के माध्यम से हम एड्रेस बताते हैं। अब लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड मतलब जो भी सब हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी अर्थ पे, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हम ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल्स जो हैं यही क्या है? ये लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, है ना। अब चाहे लैटिट्यूड को चाहे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड होगा, हर चीज में एक स्टैंडर्ड मानते हैं, तो लैटिट्यूड में भी स्टैंडर्ड होगा, बिल्कुल होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब एक ऐसी चीज जिसके माध्यम से हम अन्य चीजों का मापन कर सके। जैसे हमने अब जैसे पहले हमारे पास भार नापने के लिए कुछ नहीं था, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, ये इतना है, ये इतना है, तो हमने क्या किया, हर जगह यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब सब जगह एक ही चीज वैलिड हो जाए, उसके लिए क्या किया कि हमने बता दिया भाई, सब लोगों की मीटिंग बुलाई, 5-6 लोग, सब लोग अलग अलग कानून बता रहे थे, सबको एक साथ में बुलाया, हमने कह दिया ये देखो ये एक ढिल्ला है, ये जो ईंटा है या ढिल्ला है यही 1 किलो आज से माना जाएगा, इसको रख दो लेबोरेटरी में और आज के बाद इसका जितना भार है उसी को हम मान लेंगे 1 किलो। तो वो जो 1 किलो है वही स्टैंडर्ड बन गया, या उस ईंटे का जो भार है वही 1 किलो स्टैंडर्ड भार बन गया, है ना। ये चीज आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से। अब उसके बाद बात आती तो इसमें लैटिट्यूड के लिए स्टैंडर्ड क्या है? लैटिट्यूड के लिए स्टैंडर्ड कुछ नहीं, यही अपना 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू मतलब धरती, मध्य मतलब बीच से, धरती के बीच से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इसको कहते हैं इक्वेटर।
0 डिग्री वाली जो लैटिट्यूड होती है उसको कहते हैं इक्वेटर। अब इस 0 डिग्री के, अच्छा नॉर्थ किधर है? ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, यही तो दिशाएं हैं अपनी। तो जो नॉर्थ की तरफ अगर हम इस इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी लैटिट्यूड होंगी या जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी या जो भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होंगी उनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ऊपर बढ़ेंगे तब भी बढ़ती जाएगी, इक्वेटर के नीचे बढ़ेंगे तब भी बढ़ती जाएगी। मतलब इक्वेटर से दूरी बढ़ेगी तो उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अच्छा वैल्यू किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर में लिखेंगे कि किलो में लिख देंगे? वैल्यू लिख देंगे हम डिग्री में। डिग्री में मेजर करते हैं ना, ज्योग्राफी में बात ज्यादातर डिग्री की होती है। अब डिग्री में कैसे लिखेंगे? अब जैसे ये 0 डिग्री पे है, इक्वेटर है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है। इसके बाद वाली लाइन 1 डिग्री हो गई, इसके बाद वाली 2 डिग्री हो गई, इसके बाद वाली 3 डिग्री। अच्छा सर ये कैसे पता चले कि